नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बच्चों एसएससी सीएचएसएल में अभी तक पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन आंसर जीएस और जीके के। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 142 से। और इससे पहले मैंने लगभग 140 प्रश्न करा चुके हैं पिछली वीडियो में। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 140 प्रश्न संविधान के मिल जाएंगे, जिसमें जीएस, जीके और एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस प्रश्न हैं। शुरुआत करते हैं 142 नंबर से। पहला प्रश्न कह रहा है 142 नंबर कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है। पूछ रहा है कि देश का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया है रक्षा मंत्री है, दूसरा दिया प्रधानमंत्री, तीसरा दिया तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, चौथा दिया है राष्ट्रपति। तो हम सभी को पता होगा कि जो सेना का सबसे बड़ा कमांडर होता है, जो तीनों सेना है जल, थल और वायु, इन सभी का जो कमांडर होता है उसका नाम क्या होता है, वो होता है अपना प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहें तो राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं। प्रश्न हम लोग दोबारा पढ़ेंगे समझने के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय में उसको भेज सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ भेज सकता है। कौन भेज सकता है? भारत का राष्ट्रपति। आपको पता होगा भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52। कौन सा? अनुच्छेद 52। हमको ये भी पता है कि राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल ये राज्यों में बनाए जाते हैं राज्यपाल। जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार समान कि राज्य का राज्यपाल होता है। इसकी शक्तियां लगभग 90% समान होती हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि 144 नंबर क्या कह रहा है। 144 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता कराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। वह है इसका मतलब कि जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो इनमें अगर विवाद होता है तो उनका समझौता किसके पास कर सकते हैं? उसका समझौता सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन ये पूछ रहे सुप्रीम कोर्ट करता तो है, लेकिन ये उसका अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो हमको यही बताना है। तो पहला इन्होंने दिया मौलिक अधिकार है, या इसका पुनर्वादिक अधिकार है, या परामर्श अधिकार है, या बहुमुखी अधिकार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पुनर्वादिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर समझौता करना हो तो वह किसके आधार पर करेगा? पुनर्वादिक अधिकार के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 145 नंबर। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, या भरे जाने वाले पदों में से 1 विकल्प, या उतने विकल्प जितने चुनाव के प्रत्याशी हैं। तो क्या मतलब कहने का है कि कोई मतदाता है तो वो चुनाव कैसे वोट अपना जो है वो किस प्रकार दे सकता है? भाई जितने भी प्रत्याशी हैं उसकी मर्जी होगी उसी को दे सकता है। तो जितने प्रत्याशी खड़े होंगे चुनाव में तो उसके पास उतने ही विकल्प होंगे। मान लो किसी को भी वोट देते, मान लो 4 प्रत्याशी हैं तो कोई मतदाता ए है तो ये मतदाता चाहे किसी को भी वोट दे सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि वोट इन दोनों को ही देगा। अगर 4 प्रत्याशी हैं, 4 में से वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अब हम लोग देखते हैं 146 नंबर। 146 नंबर कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है लोकसभा का अध्यक्ष होता है, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, या राष्ट्राध्यक्ष, या शासनाध्यक्ष।
तो पूछ रहा है भारत का उपराष्ट्रपति। तो हम लोगों को पता होगा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो उपराष्ट्रपति है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और प्रत्यक्ष चुनाव तथा अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर होता है? प्रत्यक्ष चुनाव में वो होता है कि हम लोग जो मतदाता होते हैं, जन कल्याण है आपका, मतलब कि जो जनार्दन, जनता जनार्दन, ये सभी लोग भाग लेते हैं। और अप्रत्यक्ष में ये लोग भाग नहीं लेते हैं। समझ रहे हो? तो अब अगला प्रश्न हो जाएगा 147 नंबर। क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसको राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। तो पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा दिया डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, और चौथा ऑप्शन दिया है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। इनको कहते हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति पूछा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संजीव रेड्डी। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों कि भारत के निम्नलिखित, पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से कितने राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ा और हार गए। पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ये चार ऑप्शन दिए हैं, ये चार ऑप्शन उपराष्ट्रपति के दिए हैं। तो इन चारों उपराष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा इसमें है जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गया। तो एस राधाकृष्णन ये चुनाव उप राष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, ये भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन भैरव सिंह शेखावत ये राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाए, ये उपराष्ट्रपति तक ही रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ये हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 149। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन है। पूछ रहा है कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। मतलब कि इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था लेकिन ये राष्ट्रपति थे। तो ये कौन हो जाएंगे? पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये सभी बच्चों के प्रेरणा स्रोत भी हैं, बच्चों के लीडर भी हैं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत महान व्यक्ति थे। इनको भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात दिया गया। तो अनुच्छेद दिया है 352 में। क्या दिया है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा दिया है? राष्ट्रीय आपात 352 में। और 356 में क्या दिया है और 360 में क्या दिया, आप हम लोग कमेंट करके बताएं। 356 दिया राष्ट्रपति शासन और 360 में दिया वित्तीय आपात। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 151 नंबर। 151 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। कह रहा है कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल एक बार, या 2 बार, या 3 बार, या कभी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति ने अभी तक आपातकाल लगाया है मात्र 3 बार। कितने बार? 3 बार। 152 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न होगा, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की। मतलब कि कहने का ये है कि राष्ट्रपति ने किस वर्ष आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल लगाया था। तो 1975 में लगाया था। किस में लगाया था? 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया था, क्योंकि भारत में आंतरिक अर्थव्यवस्था मतलब अपने देश के अंदर कुछ अव्यवस्था हो गई थी। आप इसका कारण हो सकता है कि सूखा पड़ना या अकाल पड़ना या कुछ और भी चीज़ें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1975 में।
बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।